हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जेके लेटेस्ट इन्फो। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे जेके एसएसबी क्लास 4 की बात करें पूरा मैथ, जैसे कि पहले हम आपको पूरी रीजनिंग एक ही वीडियो में कवर करवा चुके थे, जो भी बेसिक्स है रीजनिंग के, ताकि आपने कुछ नहीं पढ़ा तो ये वीडियो जो है काम चल जाएगा। वैसे जब मैथमेटिक्स का भी पूरा कोर्स ला रहे हैं, एक ही वीडियो में जितने भी टॉपिक्स आने वाले हैं सबका बेसिक करवाऊँगा। आगे आपको टॉपिक देखोगे, अगर आपको कुछ इंटरेस्टिंग लगेगा तो आप प्लेलिस्ट में वीडियोस हैं वो पूरा का पूरा टॉपिक कंप्लीट डेप्थ में जाकर भी देख सकते हो। आज मैं को बेसिक्स करवाने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे प्रोबेबिलिटी से। थोड़ा सा हम टाइम वेस्ट यहाँ पे नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो थोड़ी बड़ी बन सकती है यहाँ पर, तो हम कोशिश करेंगे वीडियो को छोटा बनाया जाए। फर्स्ट क्वेश्चन हम पहले प्रोबेबिलिटी से स्टार्ट करेंगे। प्रोबेबिलिटी का एक बेसिक सा फॉर्मूला आप याद करना। ये प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या रहने वाला है मैं आपको बताऊंगा। सिंपल याद रखना, प्रोबेबिलिटी जो होता है किसके बराबर होता है? प्रोबेबिलिटी किसके बराबर होगा? फेवरेबल केसेस, कि आपके फेवर में कितने केस हैं, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस। टोटल केसेस कितने, ये फॉर्मूला याद रखना प्रोबेबिलिटी का। फेवरेबल केसेस आपके फेवर में कितने हैं डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस, बस इतना याद रखना, प्रोबेबिलिटी आपकी सारी कंप्लीट हो जाएगी। जैसे हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करके आपके सामने स्क्रीन में कहा गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली वन हेड इन टॉसिंग अ पेयर ऑफ कॉइन। देखो यहाँ पर अगर हम पेयर को छोड़ दो, अगर हम बोलते हैं, चलो ये क्वेश्चन कर लेते हैं। कहा गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली वन हेड इन टॉसिंग अ पेयर ऑफ कॉइन। दो कॉइन थे, आपने टॉस करे, एक कॉइन ये है दूसरा कॉइन ये है, आपने टॉस करे, इसका रिजल्ट क्या आएगा? हो सकता है पहले वाले जो कॉस होगा, पहले जो कॉइन होगा वहाँ पे हेड आ जाए और दूसरे वाले कॉइन में भी हेड आ जाए टॉस करने पे, है ना। दो कॉइन थे, पहले को टॉस किया दूसरे को भी टॉस किया, पहले में भी हेड आ गया दूसरे में भी हेड आ गया। ऐसा हो सकता है कि पहले में हेड आया हो और दूसरे में टेल आ गया हो। ऐसे भी हो सकता है कि पहले वाले में टेल आ गया हो और दूसरे वाले में हेड आ गया हो। ऐसे भी हो सकता है कि दोनों के दोनों में टेल आ गया हो। और कोई केस हमारे पास बन नहीं रहा, जितने भी केस थे हमने यहाँ पर लिख दिए। यहाँ पर क्या पूछा गया? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली वन हेड, कि आपको एक हेड तो मिलना ही चाहिए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? एक हेड आपको मिलना ही चाहिए, इसका मतलब क्या है? एग्जैक्टली वन हेड है ना, मतलब एक हेड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उससे कम भी होना चाहिए। यहाँ पे क्या एग्जैक्टली एक हेड है? नहीं, यहाँ पे दो हेड हैं, हमें एक हेड चाहिए। एक हेड यहाँ पर भी है, एक हेड यहाँ पर भी है, इतनी कंडीशन थी। यहाँ पर तो हेड है ही नहीं। आपके फेवर में क्या हो गया? ऊपर के लिखते हैं फेवरेबल केसेस। आपके फेवर में कितने केस आ रहे हैं? हमारे फेवर में दो ही केस आ रहे हैं। डिवाइड बाय टोटल कितने केस थे? टोटल 4 केस थे। 2/4 हमारा आंसर आ जाएगा। इसको काटोगे तो 1/2 आंसर आ जाएगा। अगर बोलता है वो क्वेश्चन में कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू टेल, दो टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो हमें पता है कि हमारे फेवर में एक ही केस आ रहा है जहाँ पे दो टेल आ रहे हैं। इसका मतलब ऊपर की तरफ हम 1 लिख देंगे, डिवाइड में टोटल कितने केस थे? 4 केस थे, डिवाइड में 4 कर लेंगे, 1/4 प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। अगर वो बोलता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू हेड, तभी हमारे पास आंसर 1/4 आ जाता है। ठीक है, इसी तरह से एक स्टेटमेंट और आती है यहाँ पर, जैसे क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में कहा गया है एक वर्ड है सोसाइटी, उसके लेटर्स को अरेंज किया हुआ है, उसके लेटर्स को अरेंज किया हुआ रैंडमली, कहा गया कि बताओ क्या प्रोबेबिलिटी कि हम इसमें से लेटर उठाएंगे तो एक वॉवल रहने वाला है। वॉवल हमें पता है कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू, ये वॉवल्स हैं। इसको छोड़ देंगे सभी के सभी कॉन्सोनेंट रह जाएंगे। अब यहाँ पे डिवाइड में हम क्या लिखते हैं? टोटल केसेस कितने हैं हमारे पास, वो डिवाइड में लिखते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 केसेस। हमने डिवाइड में 7 लिख दिया। ऊपर में लिखते हैं हमारे फेवर में क्या है। हमारे फेवर में वो लेटर है जो कि वॉवल है। वॉवल एक ये भी है, एक ये भी है, एक ये भी है, 3 ही वॉवल हैं। मतलब 3 हमारे केस जो हैं, 3 केस ऐसे हैं जो हमारे फेवर में हैं। ऊपर 3 लिख देंगे, 3/7 हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसकी प्रोबेबिलिटी ये हो जाएगी। जैसे आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, लिखा हुआ है अ बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल्स एंड 5 ब्लैक बॉल। एक बैग है, उसमें 3 रेड बॉल हैं और 5 कितनी है? 5 ब्लैक बॉल हैं। क्या प्रोबेबिलिटी की जब वहां से बॉल निकालोगे वो रेड कलर की होगी? फिर से डिवाइड हम क्या लिखेंगे? टोटल नंबर ऑफ केसेस, टोटल कितने केस हैं? 3 रेड बॉल हैं और 5 ब्लैक बॉल हैं, टोटल कितनी बॉल होगी? टोटल 8 होगी ना। नीचे हम टोटल लिखते थे, नीचे हमने टोटल लिख दिया। अब आपको क्या बोला है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल। अब आपके फेवर में क्या है? जो भी रेड बॉल होंगे वो सारे के सारे आपके फेवर में हैं। पूरे क्वेश्चन की तरफ देखेंगे, 3 ही रेड बॉल लिखी है ना, 3 रेड और 5 ब्लैक थी। आपके फेवर में क्या है? रेड बॉल। रेड बॉल है कितनी? 3 है, 3/8 आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह से प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। जैसे क्वेश्चन देखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग लेस देन 3 इन अ सिंगल थ्रो ऑफ डाइस। एक बार आपने डाइस थ्रो करा, क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो नंबर आपके पास आएंगे वो लेस देन 3 होंगे? इसका आंसर क्या करना है? अब यहाँ पे देखो, एक बार डाइस फेंका तो उसके सैंपल स्पेस क्या बन सकते हैं, रिजल्ट क्या आ सकते हैं? हो सकता है सामने 1 आ जाए, हो सकता है 2 आ जाए, हो सकता है 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए। इनमें से कुछ भी आ सकता है ना, एक बार डाइस को फेंकेंगे कुछ भी आ सकता है। अब बोला कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो नंबर होगा वो 3 से कम होगा। फिर से वही काम, फॉर्मूला को ये याद रखना है। डिवाइड में क्या लिखेंगे? टोटल नंबर ऑफ केसेस। टोटल कितने केस हैं यहाँ पे? 1 2 3 4
5 6, डिवाइड में 6 लिख लेंगे। आपके फेवर में क्या है, आपके फेवर में वो नंबर है जो कि 3 से कम है, 3 से कम ये भी है, 3 से कम ये भी है, सिर्फ 2 ही नंबर ऐसे हैं जो 3 से कम है ना, आपके फेवर में 2 आ जाएगा। ठीक है, ऊपर लिखते हैं फेवरेबल केसेस डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस। इसको काटेंगे, 2 को 1 से काटो, 2 को 3 से काटो, 1/3 आपके पास आंसर आ जाएगा। ये क्लियर हो गया। डेप्थ में पढ़ना चाहते हो प्रोबेबिलिटी के अलग से वीडियोस में प्लेलिस्ट में जेके एसएसबी की मैथ की, वहां पे जाके देख सकते हो। इसी क्वेश्चन में पूछ रहा है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर, इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो आप कैसे निकालते हैं। इवन नंबर आपको पता है कि ये है, एक ये है, एक ये है, डिवाइड में तो अभी भी 6 ही आता है, टोटल केस तो 6 ही रहने वाले हैं। आपके फेवर में इवन नंबर था, इवन नंबर 3 ही है, 3/6 आंसर आ जाता। इसको कैंसिल करते तो 1/2 आंसर आ जाता। क्लियर हो गया। इस तरह से यहाँ पे क्वेश्चन चलते हैं। अब एक कार्ड वाला कंसेप्ट आता है, वो कार्ड वाला कंसेप्ट समझ लो, फिर 1-2 क्वेश्चन उस पर ट्राई कर लेते हैं। टोटल हमारे पास कितने कार्ड्स होते हैं, 52 कार्ड्स होते हैं ना। इस 52 कार्ड्स के सेट को क्या बोलते हैं, डेक कहते हैं। इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, 26 और 26। 26 हमारे पास रेड होते हैं और 26 हमारे पास ब्लैक होते हैं। ये क्लियर हो गया। 52 कार्ड्स थे, 26 में बांटे हुए हैं, 26 रेड होते हैं और 26 कार्ड हमारे पास ब्लैक होते हैं। अगर इस 26 की बात करें, इनको भी अगर 13 में बांटा हुआ है, 13, इसको भी अगर 13 में बांटा हुआ है। इसमें होता है हर्ट, एक होता है डायमंड, इन 13 में एक होता है स्पेड, इन 13 ये 13 होते हैं क्लब वाले। ठीक है, मतलब 52 कार्ड्स थे, 26 रेड हो गए, 26 ब्लैक हो गए। 26 रेड में कौन से आ रहे हैं, 13 हर्ट, 13 डायमंड। 26 ब्लैक में कौन से आते हैं, 13 कार्ड स्पेड वाले, 13 कार्ड क्लब वाले। ये क्लियर हो गया, ये कंसेप्ट क्लियर हो रहा होगा। आगे हम बात करते हैं, सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया। इसमें और भी रहता है एस, जैक, किंग और क्वीन, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा, एस, जैक, किंग और क्वीन आपको देखने को मिल रहा है। अभी 4 कार्ड जो है ना, ये 4 कार्ड 1 2 3 4, ये 4 कार्ड इसमें भी होंगे, ये वाले 4 कार्ड इसमें भी होंगे, ये वाले 4 कार्ड इसमें भी होंगे और ये वाले 4 कार्ड जो है इसमें भी रहने वाले हैं। इतना क्लियर हो गया। 52 कार्ड थे, 26 में बांट दिया, 26 रेड, 26 ब्लैक। 26 रेड में 13 हार्ट वाले होते हैं, 13 डायमंड वाले होते हैं। 26 ब्लैक में 13 स्पेड, 13 क्लब वाले होते हैं। अगर हम ये 4 कार्ड की बात करें, 4 कार्ड ऐसे हैं जो इन 13 में भी होंगे, ये 4 कार्ड इन 13 में भी होंगे, ये 4 कार्ड इन 13 में भी, ये 4 कार्ड इन 13 में भी होंगे। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि क्या प्रोबेबिलिटी है, अगर आप कार्ड्स निकाल रहे हो, जब भी आप कार्ड्स निकाल रहे हो, वो जो कार्ड है वो रेड कलर का होगा। क्या प्रोबेबिलिटी की डेक से आप कार्ड निकालते हो, कार्ड वो रेड कलर का होगा। डिवाइड में क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ केसेस, टोटल कितने कार्ड होते हैं, 52 होते हैं ना, डिवाइड में 52 लिख दिया। आपसे पूछा था प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेड कार्ड फ्रॉम ए डेक ऑफ 52 कार्ड्स। रेड कार्ड की प्रोबेबिलिटी क्या है, आपको पता है कि टोटल रेड 26 कार्ड है। आपके फेवर में क्या, जो रेड कलर का आपके फेवर में है, टोटल कार्ड ही 26 है रेड वाले, तो 26/52 आंसर आ जाएगा। इसको काटेंगे तो 1/2 आपके पास आंसर आ जाएगा। अगर इसी क्वेश्चन में पूछता है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए ब्लैक कार्ड, ब्लैक कार्ड की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो भी आंसर 26/52 आना था ना, डिवाइड में टोटल नंबर ऑफ केसेस, ऊपर में आपके फेवर में क्या है, आपके फेवर में सिर्फ 26 कार्ड है। क्लियर हो गया। अगर स्पीड ज़्यादा लग रही है आपको मेरे बोलने की, तो आप एक काम कर सकते हो, यहाँ पे ऑप्शन रहता है यूट्यूब की सेटिंग में, मतलब स्पीड को बढ़ा भी सकते हो, स्पीड को कम भी कर सकते हो, आप स्पीड को कम कर लेना। यहाँ पे वो पूछता है कि बताओ क्या प्रोबेबिलिटी है जो कार्ड निकालोगे वो एक डायमंड कार्ड होगा, तो डायमंड कार्ड की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, डिवाइड में तो अभी भी 52 आएगा ना, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स 52 है अभी भी। डायमंड की प्रोबेबिलिटी क्या है, आपको पता है टोटल डायमंड कितने हैं, ऊपर हम क्या लिखते हैं, हमारे फेवर में क्या है, हमारे फेवर में डायमंड कार्ड है, डायमंड का टोटल 13 ही है, 13/52 आंसर आ जाएगा। इसको काटोगे तो 1/4 आंसर आ जाएगा। अगर वो पूछता है कि क्या प्रोबेबिलिटी है जो कार्ड निकालोगे वो एक एस कार्ड होगा, एस कार्ड की प्रोबेबिलिटी क्या है, डिवाइड में तो अभी भी 52 ही आएगा, बट एस कार्ड की बात कर रहे हैं, टोटल एस कार्ड होते कितने, एक एस इसमें होगा, एक एस इसमें भी होगा, एक एस इसमें भी होगा, एक एस इसमें भी होगा, टोटल मतलब 4 एस कार्ड होंगे। तो आपके फेवर में सभी के सभी एस कार्ड है ना, 4/52 काटोगे 1/13 आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह से प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन को किया जाता है। कई बार यहाँ पे फेस कार्ड पूछता है, तो फेस कार्ड होते कितने, टोटल हमारे पास 12 फेस कार्ड होते हैं। ठीक है, कहीं कहीं पे 16 भी लिखा होता है, बट जेके एसएसबी 12 फेस कार्ड मान के चलता है, एसएससी रेलवे भी 12 फेस कार्ड मान के चलता है। ठीक है, आपको कहा कि प्रोबेबिलिटी के जो फेस कार्ड होंगे वो फेस कार्ड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, डिवाइड में तो अभी भी 52 ही आएगा, है ना, ऊपर क्या होगा, आपके फेवर में क्या है, आपके फेवर में फेस कार्ड है ना, तो 12/52 आंसर हो जाएगा, क्योंकि टोटल 12 फेस कार्ड होते हैं।
किसी भी इवेंट की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कितनी होती है 1, मिनिमम प्रोबेबिलिटी कितनी होती है 0। मतलब प्रोबेबिलिटी जो है 0 या 0 से बड़ी हो गई और 1 या 1 से कम रहने वाली है। 1 से ज़्यादा कभी नहीं होगी, 0 से कम कभी नहीं होगी। मतलब प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है। 1.523 इस तरह से प्रोबेबिलिटी कभी भी नहीं हो सकती है। ये था प्रोबेबिलिटी का बेसिक कंसेप्ट। उम्मीद आपको क्लियर हुआ होगा, थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं, रेशो प्रोपोर्शन की बात करते हैं। रेशो प्रोपोर्शन का बेसिक्स देख लेते हैं, वो कैसे करना है एक बार। अब रेशो प्रोपोर्शन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहले कुछ टर्म से कुछ बेसिक सी चीज़ें यहाँ पे आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो देख लेते हैं हम यहाँ पर। अगर आपसे जैसे इनवर्स रेशो की बात करता है, रेसिप्रोकल रेशो की बात करता है, मान के चलो वो आपको बोलता है कि 2/3 आपको एक रेशो दे दी, इसकी इनवर्स रेशो या फिर इसका रेसिप्रोकल निकाल के बताओ तो क्या हो जाएगा। आपने इसको उल्टा कर देना, 2/3 है ना, इसको 3/2 बना दो, आपका आंसर आ जाएगा। कब? जब इनवर्स रेशो या फिर वो रेसिप्रोकल रेशो की बात करता है। उसी तरह से अगर वो डुप्लीकेट रेशो की बात करें, डुप्लीकेट में केस के आप क्या करते हो, जैसे आपको बोले कि 2/5 है, इसकी डुप्लीकेट रेशो निकाल के बताओ। आपने क्या करना है, नंबर का स्क्वायर कर देना है। ऊपर नंबर का स्क्वायर करोगे, 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आ जाएगा, 5 का स्क्वायर करोगे तो 25 आ जाएगा। ये क्लियर हो गया। मतलब 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, डुप्लीकेट रेशो आ जाएगी। अगर वो सब डुप्लीकेट रेशो की बात करता है, जिसे 25/36 दे दिया, उसने कहा इसकी सब डुप्लीकेट रेशो निकाल के बताओ, फिर आप क्या करोगे, इसका अंडर रूट कर दोगे, इसका भी अंडर रूट, इसका भी अंडर रूट, ये 5 आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा। मतलब ये नंबर ऐसा था जो किसी का स्क्वायर था, ये नंबर ऐसा था जो किसी का स्क्वायर था, वो आपको नंबर लिख देने, सब डुप्लीकेट रेशो आ जाएगी। अगर वो ट्रिप्लीकेट रेशो के बारे में पूछता है, जैसे मान के चलो उसे 3/4 कर दिया, इसकी ट्रिप्लीकेट रेशो निकाल दी। सिंपल अगर मैं लेके चलूँ 3/5 सबसे सिंपल लेके चलूँ, अगर आप सभी को क्यूब वगैरह नहीं आते तो ये सबसे सिंपल है। ट्रिप्लीकेट रेशो की बात करो तो क्या करोगे, इसका क्यूब निकाल दो। जैसे 3 का क्यूब निकालेंगे 27 आ जाएगा, 5 का क्यूब निकालेंगे 125 आ जाएगा। इनवर्स में उल्टा कर रहे थे, डुप्लीकेट में स्क्वायर कर रहे थे, सब डुप्लीकेट में अंडर रूट स्क्वायर रूट कर रहे थे, ट्रिप्लीकेट में क्यूब कर रहे हो। उसी तरह से अगर वो बोलता 27 में 125 है, यही बोल देता इसकी सब ट्रिप्लीकेट रेशो निकाल के बताओ, आप इसका क्यूब रूट निकालते। 27 का क्यूब रूट 3 हो जाएगा, 125 का 5 हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगर वो कंपाउंड रेशो के बारे में बोलता है, उसे एक आपको दे दी रेशो 2/3, एक रेशो 1/5 दे दी, वो आपको बोलते हैं कि कंपाउंड रेशो निकाल के बताओ। सिंपली क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई कर देना। 2/3 को 1/5 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया 15, ये आपकी आ जाएगी कंपाउंड रेशो। क्लियर हो रहा है ना सभी रेशोज का मतलब होता है। कई बार वो पूछते हैं कि थर्ड प्रोपोर्शन निकाल के बताओ, फोर्थ प्रोपोर्शन निकाल के बताओ, मीन प्रोपोर्शन निकाल के बताओ। उस केस में आपको क्या करना है, थर्ड प्रोपोर्शन का फॉर्मूला होता है b²/a। जैसे क्वेश्चन आपको उसने दे दिया कि 4 and 2, उसने बोल दिया फाइंड आउट द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 4 and 2, उसने बोल दिया 4 और 2 का थर्ड प्रोपोर्शन निकाल के बताओ। अब यहाँ पर पहली टर्म a हो जाएगी, सेकंड वाली टर्म b हो जाएगी। ये क्लियर हो गया। थर्ड प्रोपोर्शन कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला आपके सामने है, b² डिवाइडेड बाय a। मतलब कि 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आ जाएगा, डिवाइड बाय a मतलब 4 ही है, तो कट के 1 आंसर आ जाएगा। थर्ड प्रोपोर्शन आ गया 1 आपका। समझ गए, पहले नंबर को a मान लो, दूसरे को b मान लो, फॉर्मूला यूज करो। थर्ड प्रोपोर्शन किसके बराबर होता है, b² डिवाइड बाय a के बराबर होता है। अगर कभी वो फोर्थ प्रोपोर्शन पूछता है तो फोर्थ प्रोपोर्शन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, b × c/a। जिसे क्वेश्चन में कहा गया फाइंड आउट द फोर्थ प्रोपोर्शन टू 4, 2 and 3। 4, 2 और 3 का फोर्थ प्रोपोर्शन निकाल के बताओ। ये a हो जाएगा, ये b हो जाएगा, ये c हो जाएगा। फॉर्मूला क्या है, b × c/a, b × c/a ये फॉर्मूला है। b आपको दिया हुआ 2, c आपको दिया हुआ 3 और a आपको दिया हुआ 4। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो 6/4, इसको और सॉल्व करोगे 3/2 आंसर आ जाएगा। ये आपके पास है फोर्थ प्रोपोर्शन। उसी तरीके से अगर मीन प्रोपोर्शन की बात करें, मीन प्रोपोर्शन का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट में a × b। मान के चलो उसने बोल दिया 18 और 2 का मीन प्रोपोर्शन निकाल के बताओ, तो आपने क्या करना है, सिंपली अंडर रूट में 18 लिख दो, मल्टीप्लाई बाय 2 करो, दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके अंडर रूट में कर दो, अंडर रूट 36 आ जाएगा, 6 आपके पास आंसर आ जाएगा। ये क्लियर हो गया सारा, डुप्लीकेट रेशो, इनवर्स रेशो, सारा कुछ कैसे निकालते हैं। फिर से बोलूंगा, इस चैप्टर को और डेप्थ में पढ़ना चाहते हो, ऑलरेडी वीडियोस वगैरह पड़ी है चैनल पर, आप जाके तो देख सकते हो। अब हम यहाँ पर बात करते हैं, ये फोर्थ प्रोपोर्शन वगैरह सब कुछ हो गया। अब जैसे कई बार आपको दिया होता है a/b 3/4 के बराबर है, फिर कहते हैं b/c 8/9 के बराबर है। आपको a/b/c निकालना है। आपको जो निकालना है ना, वो सिंपली यहाँ पर ऐसे करके लिख दो। a/b/c आपको निकालना था, इसकी रेशो आपने लिख दिया। a/b आपको दिया था 3/4, a b के नीचे 3/4 लिख दो। b/c दिया था 8/9, b के नीचे 8, c के नीचे 9 लिख दो। ये काम कर दिया। अब यहाँ पे खाली जगह बची है ना,
इसके साथ जो नंबर था वो यहाँ पे लिख दो, 4 यहाँ पे लिख देंगे क्योंकि 4 साथ में था। खाली जगह बची है, साथ में कौन सा नंबर है 8 यहाँ पर लिख दो। इतना काम कर दिया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 24 आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 32 आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 36 आ जाएगा। क्लियर हो गया। ये आपके पास A:B:C आ गया। कई बार क्वेश्चन में ये नहीं होगा, उसको सिंप्लीफाई करा होगा, इसको और काटना स्टार्ट कर दो। 4 को 6 से मल्टीप्लाई करो, 4 को 8 से मल्टीप्लाई करो, 4 को 9 से मल्टीप्लाई करो, 6:8:9 आंसर आ जाएगा। क्लियर हो रहा होगा। वैसे ये क्वेश्चन और आपको दिया होता है, A:B दिया हुआ है, B:C भी दिया हुआ है, C:D भी दिया हुआ है, A:B:C:D पूछा हुआ है। इस बार वो D तक गया हुआ है, अप्रोच हमारी सेम ही रहेगी, हम यहाँ पे D और एक एक्स्ट्रा लगा देंगे। ये सब कुछ आपको दिख रहा होगा, मुझे उम्मीद है। हाँ बिल्कुल, आप सभी को यहाँ पर दिख रहा है। थोड़ा B पे लाइट की प्रॉब्लम चल रही है क्या? अच्छा, B क्रॉस हुआ ऐसे करिए, ठीक है। आपको ये दिया हुआ है, A:B दिया हुआ था 2:3, A के नीचे 2 लिख दो, B के नीचे 3 लिख दो। B:C दिया हुआ 6:2, B के नीचे 6 लिख दो, C के नीचे 2 लिख दो। C:D दिया हुआ 1:5, C के नीचे 1 लिख दो, D के नीचे 5 लिख दो। क्लियर हो गया। खाली स्पेस बचे, क्या लिखेंगे? जो साथ में नंबर है, यहाँ पर भी 3 लिख दो, यहाँ पर भी 3 लिख दो। खाली जगह है, क्या लिखेंगे? जो साथ में है 2 यहाँ पर लिख देंगे। खाली जगह क्या लिखेंगे? साथ में क्या 6 लिख देंगे। खाली जगह है ना, क्या लिखेंगे? साथ में 1 है, 1 यहाँ पे फिल कर देंगे। आगे वही काम है, मल्टीप्लाई कर दो। 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया 12, 6 को 3 से मल्टीप्लाई किया 18, 3 को 2 से किया 6, 5 को 2 से किया 10, 10 को 3 से किया 30। ये आपके पास आंसर आ गया। कहीं बस को और सिंप्लीफाई किया होगा, काटना स्टार्ट कर दो। 6 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 को 3 से, 6 को 1 से, 6 को 5 से। ये हमारे पास A:B:C:D आ जाएगा। आपको क्लियर हो गया होगा। एक क्वेश्चन और, एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं रेशियो प्रोपोर्शन के। कहा गया 520 रुपीज़ हैं, डिवाइड करना है 520 रुपीज़ को किस रेशियो में? 6:4 की रेशियो में डिवाइड करना है। 520 रुपये हैं, आपने इसको 6:4 की रेशियो में डिवाइड करना है और 520 के 6th पार्ट आपको आकाश को देना है और 520 रुपीज़ का 4th पार्ट आपको सुनील को देना है। अब आप मुझे बताओ कि आकाश को एक्चुअल में कितना अमाउंट मिलेगा। सिंपल है ना, 520 आपको दिया हुआ है रुपीज़, किस रेशियो में दिया हुआ है? 6:4 की रेशियो में दिया हुआ है। अब ये जो अमाउंट है इस रेशियो में बांट रहा है ना, पहले टोटल रेशियो निकालते हैं। टोटल रेशियो कितनी बन जाएगी? 6:4। दोनों को ऐड करेंगे 10 रेशियो बन जाएगी ना, दोनों को ऐड करेंगे, यानी कि 10 रेशियो में 520 के बराबर इक्वेट करनी पड़ेगी। ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, जो भी रेशियो जैसे सम कर लो और इक्वेशन के बराबर इक्वेट कर दो, सम के बराबर इक्वेट कर दिया। यहाँ से अगर मैं 1 रेशियो निकालना चाहूँगा तो 520 ये 10 डिवाइड में आ जाएगा, तो हमारे पास एक रेशियो किसके बराबर आ जाएगी? 1 रेशियो हमारे पास 52 के बराबर हो जाएगी। इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ पे 520 किस हिसाब से बांट रहे थे? आपको 6:4 की रेशियो में बांट रहे थे। 6 रेशियो आकाश को देनी थी, 4 रेशियो सुनील को देनी थी। ये क्वेश्चन में क्या हुआ था? अब आप बताओ आकाश को कितना अमाउंट मिलेगा? आकाश को 6 रेशियो मिल रही है ना। अगर 1 रेशियो 52 के बराबर है, अगर 1 रेशियो 52 के बराबर है, ये 6 रेशियो किसके बराबर हो जाएगी? 6 × 52 करना पड़ेगा। इसको सॉल्व करोगे तो 12,312 आ जाएगा, यानी कि आकाश को 312 रुपये मिलेंगे। अगर सुनील का बोलते तो 52 को 4 से मल्टीप्लाई करते, सुनील की रेशियो आ जाती। ये क्लियर हो गया। इस तरह से क्वेश्चन को कैसे करना होता है रेशियो प्रोपोर्शन के, आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं एलसीएम एचसीएफ। यहाँ पर देखो, आपको फिर से रिपीट करूँगा, दोबारा से बताना चाहूँगा, ये वीडियो जो पूरी एक वीडियो में मैथ्स बनने जा रहा है वो पॉसिबल नहीं होता है। तो ये किसके लिए हम बनाने जा रहे हैं? वो स्टूडेंट जो पूरी तरह से मैथ को स्किप करके पेपर देने जा रहे थे। ये वीडियो स्पेशली उनके लिए बन रही कि कुछ ना करने से कुछ करना बेटर है। थोड़ा बहुत तो आपको समझ आए, कुछ ना कुछ मार्क्स तो गेन करोगे ये वाली वीडियो देखे। तो उन सभी को ध्यान पर रखते हुए ये वीडियो बनाई जा रही है। अगर हम एलसीएम एचसीएफ की बात करें, से नंबर है 5 और 15, आपको इसका एलसीएम निकालना कैसे निकालोगे? बेसिक मेथड क्या है? आप इसे 5 लिख लो और 15 लिख लो, ठीक है। इनको काटना स्टार्ट कर दो। 5 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 5 आ जाएगा, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 15 आ जाएगा। अब यहाँ पे 3 बच गया है ना, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करो 3 आ जाएगा। लास्ट में 1 बच गया है ना, जब 1 बच गया तो जो भी टर्म्स यहाँ पर है इनको मल्टीप्लाई कर दो। 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 आ जाएगा। 15 हमारे पास एलसीएम आ गया। 30 और 45 की बात करें, 30 यहाँ पे लिख दो, 45 यहाँ पे लिख दो, ठीक है। 5 को 6 से मल्टीप्लाई करो 30 आ जाएगा, 5 को 9 से मल्टीप्लाई करो 45 आ जाएगा। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो 6 आ जाएगा, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करो 9 आ जाएगा। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करो 2 आ जाएगा। 3 तो आता नहीं 2 के टेबल में, एज इट इज रख दो। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करो 3 आ जाएगा। 5 को 3 से किया 15, 15 को 2 से मल्टीप्लाई किया 30, 30 को 3 से मल्टीप्लाई किया 60, 60 हमारे पास यहाँ पे आंसर हो गया। 15 2 जा 30, 33 जा 90, 90 हमारे पास यहाँ पे आंसर हो जाएगा। 90 हमारे पास क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। क्लियर हो गया इतना सारे कंसेप्ट। अब सिंपल मेथड से कैसे कर सकते हैं? 5 और 15 का एलसीएम निकालना था। जो भी बड़ा नंबर है पहले उसको लिख दो। मैं 15 को लिख देता हूँ।
क्या 5 के टेबल में 15 आता है? हाँ। क्या 15 के टेबल में 15 आता है? हाँ। तो यही हमारे पास एलसीएम हो जाएगा। आगे चलते 30 45 की बात कर लेते हैं। मैंने बड़ा नंबर लिख दिया, 30 के टेबल में 45 आता है, नहीं आता है, इसका मतलब ये एलसीएम नहीं हो सकता। अब इसको हम डबल कर लेते हैं, 45 को डबल करेंगे 90 आ जाएगा। 30 के टेबल में 90 आता है, बिल्कुल आता है। 45 के टेबल में 90 आता है, बिल्कुल आता है। इसका मतलब क्या हो गया कि 90 हमारे पास एलसीएम हो जाएगा। आपके सामने एग्जाम में ऑप्शंस रहेंगे A B C D। आप चेक करना कि जो भी आपको अगर एलसीएम पूछा हुआ है ना, जो भी एलसीएम होगा, जैसे ऑप्शन में 90 था, 30 था, 45 था, 60 था। अब एक ही ऑप्शन ऐसा होगा जो दोनों के टेबल में आता होगा। 90 के लिए ऐसे तो जो इसके टेबल में भी आ रहा है, इसके टेबल में भी आ रहा है, तो ऑप्शन का आंसर भी कर सकते थे, 90 आंसर हो जाएगा। ये हो गया एलसीएम निकालने का तरीका। अगर ऐसे नहीं समझ आएगा, इस मेथड से कर लेना, ठीक है। अगर डबल पे भी नहीं आएगा, फिर उसको और डबल करना पड़ेगा, ऐसे कंटिन्यू करना पड़ेगा। अब यहाँ पे जैसे हम एचसीएफ की बात करते हैं, आपको कहा हुआ 24 और 30 दिया हुआ है। 24 और 30 का आपको एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ कैसे निकाल लेंगे? आपने क्या करना है, सिंपल मेथड से क्या करना है, 30 को यहाँ पे लिख दो, 24 यहाँ पे लिख दो, ठीक है, सिंपल मेथड से। 24 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 24 आ जाएगा, रिमाइंडर बच गया 6। क्लियर हो गया? जब रिमाइंडर 0 बचेगा तब आपका आंसर खत्म होगा। अब 6 है ना, डिवाइड का साइन बना दो। ये जो टर्म थी, ये वाली टर्म, इसको बीच में ले आओ, हमने ऐसे कर दिया। 6 को 4 से मल्टीप्लाई करें 24, रिमाइंडर आ गया 0। जो नंबर यहाँ पर है वो हमारे पास एचसीएफ हो जाएगा, 6 आंसर आ गया। 18 22 की बात करें, 22 बड़े नंबर को बीच में लिख दो, छोटे नंबर को बाहर कर दो। 18 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 18 आ गया, रिमाइंडर 4 बच गया, 0 तो नहीं आया, डिवाइड का साइन फिर से बनाना पड़ेगा। ये 18 को हम यहाँ पर ले आते हैं, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें 16 आ जाएगा। अभी भी हमारे पास 2 बचा हुआ है, रिमाइंडर तो अभी भी 0 नहीं आया, डिवाइड का साइन बना देंगे, जो ये 4 था अब वो यहाँ पर आ जाएगा। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, 0 आ गया। आपको शायद यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, हाँ दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, 0 रिमाइंडर आ गया ना, यहाँ पे 2 बचा है, इसका मतलब 2 आपके पास एचसीएफ हो जाएगा। अब शॉर्टकट क्या करने का, 24 और 30 लिख दो। इन दोनों के बीच में गैप कितना आ रहा है, 6 का गैप आ रहा है। क्या 6 के टेबल में 24 आता है? क्या 6 के टेबल में 30 आता है? अगर ऐसा हो तो ये एचसीएफ हो जाएगा। 18 22 की बात करें, इनके बीच का गैप कितना आ रहा था, इनके बीच का जो गैप है वो 4 का आ रहा था। 4 के टेबल में 18 तो आता ही नहीं, ये एचसीएफ हो ही नहीं सकता। अब आपको इसको भी ब्रेक करना है। 4 का था 2 आ गया ना, 2 के टेबल में भी ये आता है, 2 के टेबल में भी ये आता है, इसको तो 2 हमारे पास एचसीएफ हो जाएगा। इस तरीके से वो कर सकते हो। जो अप्रोच आपको ईजी लगती है वो फॉलो करो और क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करो। आपको सब कुछ समझ आ रहा होगा मैं क्या बताने का ट्राई कर रहा हूँ। अब आगे चलते हैं, हमारे पास ये जो क्वेश्चन है ये वाला ट्राई करते हैं। 2 नंबर्स हैं, उनका एचसीएफ आपको दिया हुआ है 5 और उनका एलसीएम दिया हुआ 165। एक उनमें से नंबर दिया 55, दूसरे नंबर के आपको वो बताना है। इसके लिए बेसिक सा फॉर्मूला यूज होता है, वो आपको याद रखना पड़ेगा। एलसीएम इंटू एचसीएफ इसके बराबर होता है 2 नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होता है। एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। ये आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, ठीक है। एलसीएम थोड़ा मेरे को कहीं जाना भी है, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट में करा रहा हूँ। आपको टाइम भी लिमिटेड है, आपका पेपर है तो 12 बजे तक कोशिश है कि वीडियो अपलोड कर दूंगा मैं। अभी तकरीबन 10:30 हो रहे हैं, इस वीडियो को एडिट करने में भी टाइम लग जाएगा। एलसीएम इंटू एचसीएफ कुछ प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स होता है ना, यहाँ पर दिया हुआ एचसीएफ दिया हुआ है। अब एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट, ये फॉर्मूला हो गया। एचसीएफ आपको दिया हुआ 5, ठीक है। एलसीएम आपको दिया हुआ 165, ठीक है। 2 नंबर्स का प्रोडक्ट, ठीक है, मतलब एक नंबर x1 मान लो, एक नंबर x2 मान लो, ऐसे ही होता है। वन ऑफ द नंबर इज 55, एक नंबर आपको दिया 55 के बराबर, आपको दूसरा नंबर कैलकुलेट करना था, सिर्फ ये तो काम करना है। एलसीएम भी दिया हुआ है, एचसीएफ भी दिया हुआ है, प्रोडक्ट की बात करें उनसे एक नंबर दिया हुआ है, दूसरा नंबर निकालना था। कैसे सॉल्व करते हैं, जो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही होती है ना वो डिवाइड में चली जाती है। ये 55 मल्टीप्लाई हो रहा था, वो डिवाइड में चला जाएगा। अब इसको आपको सॉल्व करना है। 5 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 5 को 11 से मल्टीप्लाई करो, 11 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 11 को 5 से, यानी कि x2 आपके पास यहाँ पे 15 आ जाएगा। सिंपल कैलकुलेशन करनी थी, आप आराम से करना, मैंने तो फास्ट वे में कर दी है। आगे चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। कहा गया प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज 216। 2 नंबर्स हैं, उनका प्रोडक्ट आपको दिया हुआ 216, उनका एचसीएफ भी दिया, एलसीएम निकालना है। फिर से फॉर्मूला एलसीएम इंटू एचसीएफ कुछ प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। अब यहाँ पे जो 2 नंबर्स थे ना, उनका प्रोडक्ट आपको पहले से दिया हुआ कितना है, 2 1 16, प्रोडक्ट आपको पहले से दिया हुआ है। उनका एचसीएफ भी आपको दिया हुआ 3, आपको एलसीएम कैलकुलेट करना था कितना हो जाएगा। फिर से वही काम है, जो चीज़ मल्टीप्लाई होती है वो डिवाइड में आ जाती है। ये 3 जो है वो डिवाइड में आ जाएगा, इसको सॉल्व करना है। 3 को 7 से मल्टीप्लाई करो, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो, एलसीएम 72 आ जाएगा। किसी भी तरह का डाउट अगर आपको रह रहा है तो अपने वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछना है। आगे चलते हैं यहाँ पर। अब से क्वेश्चन होता है ना, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर, छोटा नंबर बताओ जो इससे डिवाइड होता हो।
इसके लिए आपको क्या करना होगा, इन तीनों का एलसीएम निकालना होगा, जो होगा वो आंसर आ जाएगा। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर पूछा हुआ है ना, जो भी नंबर दिया हुआ है इनका एचएफ निकाल दो। एलसीएम के स्मॉलेस्ट नंबर के केस में एलसीएम निकाल दो और लार्जेस्ट के केस में इनका एचएफ निकाल दो, कहानी खत्म हो जाएगी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बड़ी बार जेके एसएसबी में आया भी हुआ है ऐसे क्वेश्चन। 3 bells रिंग एट एन इंटरवल ऑफ 15, 20, 30 मिनट्स। 3 बैल ने वो 15, 20 और 30 मिनट के इंटरवल के बाद रिंग करना स्टार्ट करती हैं। एक टाइम ऐसा था, सुबह 11 बजे का टाइम ऐसा था जब वो एक साथ रिंग कर रही थी। तो बताओ इसके बाद वो दोबारा से कब रिंग करेंगी। तो ऐसे केसेस में जब क्या करते हैं, जैसे ट्रैफिक लाइट वाला क्वेश्चन आता है कि 3 ट्रैफिक लाइट्स हैं, वो इतने इंटरवल में ग्लो करना स्टार्ट करती हैं, या कोई लड़का है वो सर्कुलर राउंड में चक्कर लगा रहा है, वो इतने इंटरवल में लगा रहा है। सब केस में एलसीएम निकालना स्टार्ट कर दो। 3 बेल्स रिंग कर रही हैं, एलसीएम निकाल दो। 15, 20 और 30 मिनट से इसका एलसीएम निकाल दो। एलसीएम कितना आ जाएगा इसका, जो बड़ा नंबर है उसको एज इट इज लिख देता हूँ। 15 के टेबल में 30 आता है, 20 टेबल में आता है, नहीं आता ना, उसका डबल कर लेते हैं, 60 कर लेता हूँ। 15 के टेबल में 60 आता है, 20 के टेबल में भी आता है, 30 के टेबल में भी आता है। एलसीएम हमारे पास 60 आ गया। ये 60 हमारे पास क्या आ गया, मिनट्स हमारे पास एलसीएम आ गया। अब क्वेश्चन में क्या था कि पहले वो कितने बजे इंटरवल पे करते हैं, 11 बजे रिंग करते हैं। इसके बाद वो कब रिंग करेंगे, 11 बजे के बाद, यानी कि 60 मिनट के बाद वो दोबारा से रिंग करेंगे। अगर 11 बजे रिंग कर रहे थे, अब दिन के 12 बजे वो दोबारा से रिंग करेंगे, तो 12 नून आपके पास यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ आ रहा है आप सभी को। ऐसे केसेस में आपको क्या करना होता है, सिंपली एलसीएम कैलकुलेट करना होता है, सारी कहानी वहाँ पर खत्म हो जाएगी। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। परसेंटेज की यहाँ पर देखो कैसे, जैसे 50% कहा हुआ है ना, अगर कभी परसेंट जो फ्रैक्शन वैल्यू निकालनी है तो 50% आपको दिया हुआ है, डिवाइड बाय 100 कर लो। परसेंट दिया हुआ ना, परसेंट का मतलब डिवाइड बाय 100, इसको सॉल्व कर लो, ये कैंसिल हो जाएगा और 1/2 आपके पास आंसर आ जाएगा। 50% की फ्रैक्शन वैल्यू होगी 1/2। 25% है, परसेंट ना डिवाइड बाय 100 कर लो, इसको कैंसिल करोगे तो 1/4 आपके पास आंसर आ जाएगा। इस तरह से कर सकते हो, परसेंटेज से फ्रैक्शन वैल्यू बना सकते हो। वैसे 1/2 दिया हुआ है, इसकी परसेंटेज बनानी है। अब सिंपल फ्रैक्शन दिया हुआ, परसेंटेज बनानी है। जब परसेंटेज बनाना है 100 से मल्टीप्लाई कर दो, कैंसिल करोगे 50% आपके पास आंसर आ जाएगा। 1/5 है, ये फ्रैक्शन वैल्यू परसेंटेज बनाना है ना, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, कैंसिल करोगे तो 20% आपके पास आंसर आ जाएगा। आप सभी को क्लियर हो रहा होगा। आगे चलते हैं। 25% ऑफ 260 कितना होगा, 25% है ना, मतलब बाय 100 करना पड़ेगा। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, 260 को एज इट इज लिख दो, इसको सॉल्व करना था। ये 0 और 0 कैंसिल हो जाएगा। 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर लो, 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर लो, 2 को 13 से मल्टीप्लाई कर लो, 5 को 13 से मल्टीप्लाई करो, 65 आंसर आ जाएगा। ये करेक्ट आंसर हो गया। आगे कहा हुआ रेंट ऑफ द हाउस इज इंक्रीज फ्रॉम 7,000 टू 7,700। एक घर था, उसका रेंट पहले कितना था, 7,000 था, अब रेंट कितना हो गया, 7,700 हो गया। कह रहे कि बताओ जो प्राइस में इंक्रीज हुआ है वो कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है। ऐसे पूछता प्राइस कितना बढ़ा है, आप बोलते कि 7,000 था, अब 7,700 हो गया, 700 प्राइस बढ़ गया है। बट उसने एज अ परसेंटेज पूछा, तो कैसे निकालते हैं, कितना इंक्रीज हुआ है, 700 इंक्रीज हुआ था ना, दोनों का डिफरेंस कितना था, 700 का डिफरेंस आया था, डिवाइड बाय ओरिजिनल रेंट कितना था, पहले वैल्यू कितनी थी ओरिजिनल ये थी, डिवाइड में ओरिजिनल वैल्यू लिख दो, मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दो। डिफरेंस डिवाइड बाय ओरिजिनल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100। 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, 1 0 कैंसिल, 7 को 10 से मल्टीप्लाई करके 70 आ जाएगा। 10% यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद आप सभी को क्लियर हो रहा होगा। आगे चलते हैं। प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज इंक्रीज बाय 20%। एक प्राइस है, एक आर्टिकल है। अब ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं, एक आर्टिकल उसका प्राइस जो है वो 20% से बढ़ जाता है और बाद में प्राइस जो है 25% कम हो जाता है। तो बताओ नेट परसेंटेज चेंज कितना हुआ है। अब ये कैसे करते हैं, आप जो प्राइस मान के चलो कि जो पहले प्राइस था वो 100 रुपये था, हुआ क्या 20% पहले बढ़ता है, 100 का 20% बढ़ता है, इसका मतलब क्या हो गया 120/100 हो जाएगा। 100 का 20% बढ़ने का मतलब क्या है 120%। 100 का 20% बनता है 120% हो जाएगा ना, तो 120/100 लिख दिया। उसके बाद क्या होता है, प्राइस वॉज डिक्रीज बाय 25%, फिर प्राइस 25% कम हो जाता है। 100 का 25% कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा, 75/100। अब इसको सिंपली सॉल्व करना था, ये और ये पूरी तरह से कैंसिल हो जाएगा, ये और ये भी कैंसिल हो जाएगा। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करो, ये मैं सिंपली जल्दी काट रहा हूँ, ठीक है। इसको सॉल्व करें 90 आपके पास आंसर आ जाएगा, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपली ये आपको मेन स्टेटमेंट समझना चाहिए थी, बाकी कैंसिल ही करना है। थोड़ा फास्ट अगर मुझे लग रहा है मैं फास्ट चल रहा हूँ, बट फिर भी अगर आपको लग रहा है फास्ट चल रहा हूँ, स्पीड को स्लो कर देना, स्लो स्पीड करके देखना। इनकम दी है राम और शाम की, वो कितनी है 4,000 और 6,000 रुपये। राम की इनकम है 4,000 रुपये और शाम की इनकम है 6,000 रुपये। कहा कि बताओ शाम की इनकम जो कितनी % ज़्यादा है राम से। पहले बात करें राम की इनकम कितनी है,
वो है 4,000 रुपये, शाम की कितनी है 6,000 रुपये। ठीक है, अब दोनों में डिफरेंस कितना है, 2,000 का डिफरेंस है, डिवाइड बाय ओरिजिनल वैल्यू, ठीक है 4,000 मल्टीप्लाइड बाय 100, यही करना होता है। 2 0 कैंसिल, 1 0 कैंसिल, ये 50 आ जाएगा, यानी कि 50% ज़्यादा है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो भी ए वगैरह रहने वाला है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक वगैरह होगी तो हो सकता है वो, बट बेसिक तरीका यही है। इनकम ऑफ राम एंड श्याम, इनकम राम की इतनी थी, शाम की इतनी थी, शाम की इनकम कितनी ज़्यादा है तो 2,000 रुपये ज़्यादा थी ना, यहाँ पर 2,000 डिवाइड बाई 4,000 मल्टीप्लाई 100 करना था, तो ऐसे करके करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इसमें इतने ही रखते हैं हम यहाँ पे, LCM HCF भी आपके पास हो गया, परसेंटेज वगैरह भी हो गया। अब ये ना इस पे ऐसे देखा जाए 2-3 वीडियोस बनी है हमारे चैनल पर, अगर आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है तो 2-3 वीडियोस हैं, आधे घंटे की वीडियो की 1.5-2 घंटे में सारी कहानी खत्म हो जाएगी, एक बार जाके ज़रूर देख लेना। आगे हम स्टार्ट करते हैं मेंस्ट्रुएशन, उसके कुछ बेसिक टॉपिक वगैरह जो हैं वो देख लेते हैं एक बार। अब ये मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट करने वाले हैं, इसके कुछ बेसिक फार्मूलाज हैं जो आपको आने ही चाहिए। जैसे हम स्क्वायर की बात करें, उसका आपको एरिया निकालना, तो जो भी साइड दी उसको स्क्वायर कर देना है। पैरामीटर निकालना तो 4 × a, मतलब साइड 4 को साइड से मल्टीप्लाई करना है, पैरामीटर आ जाएगा। रेक्टेंगल का एरिया निकालना होगा, लेंथ × विड्थ मल्टीप्लाई करना होगा, पैरामीटर निकालना होगा, फॉर्मूला आपके सामने रहेगा। जैसे क्वेश्चन लेके चलते हैं, आपको कहा है कि एक स्क्वायर बॉक्स है, उसकी साइड आपको दी है 20 मीटर, आपको साइड दिया 20 मीटर। अब आपसे एरिया पूछे तो एरिया कैसे निकालेंगे, साइड का स्क्वायर 20 का स्क्वायर करेंगे 400 आ जाएगा, आपको एरिया आ गया। वो पूछता है पैरामीटर निकालो स्क्वायर बॉक्स का, कैसे निकालोगे, 4 × साइड करना पड़ेगा, 4 × 20 करोगे 80 मीटर, इसका पैरामीटर आ जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन अगर हम लेके चलते हैं यहाँ पर कैसे करना है, जैसे मान के चलो यहाँ पर बेसिक सा क्वेश्चन लेके चलते हैं। हाँ, आपसे पूछता है कि एक एरिया निकालना है स्क्वायर पार्क का, आपको एक एरिया निकालना है, एक स्क्वायर पार्क है उसका एरिया निकालना है। ठीक है, आपको इस पर साइड नहीं दी हुई है, अगर आपको साइड दी होती आप डायरेक्टली साइड का स्क्वायर कर लेते। इस बार आपको उसने दिया हुआ पैरामीटर, उसका पैरामीटर आपको कितना दिया हुआ है, उसका पैरामीटर जो 320 मीटर है। एक स्क्वायर फील्ड है, उसका पैरामीटर दिया हुआ आपको इतना है, और एरिया आपको निकालना कितना हो जाएगा। अगर साइड देता बड़े मजे से कर लेते, अभी पे आराम से कर सकते हो। पैरामीटर कितना दिया हुआ 320 मीटर, और पैरामीटर का हमें फॉर्मूला पता है क्या होता है, 4 × a, ये फॉर्मूला पैरामीटर निकालने का। अगर a का मतलब है, a साइड ही होती है ना, 4 × साइड मतलब बोल लो 4 × साइड 320 के बराबर हो जाएगा। हमें साइड कैलकुलेट करनी है, जो चीज़ मल्टीप्लाई में होती है वो डिवाइड में चली जाती है। इसको सॉल्व करेंगे, 4 को 8 से मल्टीप्लाई 32 0, साइड हमारे पास 80 आ जाएगी। अब साइड जब 80 आ गया है तो एरिया तो निकाल सकते हैं ना, साइड का स्क्वायर करना पड़ेगा। 80 का स्क्वायर करेंगे तो 6400 हमारे पास आंसर आ जाएगा, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। इतना आप सभी को समझ आ रहा होगा। जैसे हम कुछ और एग्जांपल लेके चलते हैं। मान के चलो आपको दे दिया एक रूम है, उसकी लेंथ भी दे दी है 15 मीटर और विड्थ भी दे दी उसकी 8 मीटर, आपको इसका एरिया निकालना है। ठीक है, अब आपको पता है रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, लेंथ × विड्थ। आप लेंथ को विड्थ से मल्टीप्लाई कर लो, आपके पास एरिया आ जाएगा। पैरामीटर पूछता 2 × L + B करते, आपके पास यहाँ पे पैरामीटर वगैरह भी आ जाता। तो समझ आ रहा होगा आपको कैसे क्वेश्चन को करना है। बस मेन फंडा यहाँ पर यही है, आपको फॉर्मूलाज पता होंगे, आप क्वेश्चन बड़े मजे से कर लोगे। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन हम लेके चलते हैं, यहाँ पर कहा हुआ है एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, उसका आपको इस पर डायरेक्टली एरिया दे दिया। एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, उसका उसने आपको एरिया दे दिया कि एरिया कितना है उस रेक्टेंगुलर फील्ड का, एरिया है 544 सेंटीमीटर स्क्वायर, उसने एरिया दे दिया। और इसने आपको लेंथ भी दी है, लेंथ कितनी है 32 सेंटीमीटर उसकी लेंथ है। आपसे क्या पूछ रहा है, आपको बोल रहा है कि बताओ उसकी विड्थ कितनी हो जाएगी, विड्थ आपको कैलकुलेट करनी थी। अब आपको पता है एरिया दिया हुआ है, एरिया का फॉर्मूला लेंथ × विड्थ, एरिया का फॉर्मूला होता है, एरिया किसके बराबर होता है रेक्टेंगल का, लेंथ × विड्थ। एरिया 554 दिया हुआ है, लेंथ 32 दी हुई है, विड्थ आपको कैलकुलेट करनी थी। जो चीज़ मल्टीप्लाई होती है वो डिवाइड में आ जाती है। इसको सॉल्व करके जो भी कैलकुलेशन करके जो भी आंसर आएगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इतना समझ आ रहा होगा। अब जैसे ट्राइंगल की बात करें, अगर कभी राइट एंगल ट्राइंगल दी हुई है जहाँ पे एक एंगल 90 डिग्री का रहता है, उसका एरिया निकालना है 1/2 × बेस × हाइट। अगर कोई ट्राइंगल ऐसी है जिसकी सभी के सभी साइड्स इक्वल हैं, एरिया कैसे निकालेंगे, √3/4 a का स्क्वायर, a मतलब साइड का स्क्वायर। जैसे आपको क्वेश्चन में कहा हुआ है एक राइट एंगल ट्राइंगल है, उसका आपको एरिया दिया हुआ है 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया है राइट एंगल ट्राइंगल का, आपको एरिया दो 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको बेस भी दिया हुआ है, उसका बेस आपको कितना दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर, आपको उसका बेस दिया हुआ है। और आपको कहा कि बताओ उसकी हाइट कितनी हो जाएगी, आपसे पूछा हाइट कितनी होगी। आपको पता है एरिया किसके बराबर होता है 1/2 × बेस × हाइट।
आपको एरिया दिया 42 इक्वल्स टू 1/2 इंटू बेस आपको दिया 28 इंटू हाइट आपको कैलकुलेट करनी थी। अब इसको सॉल्व करते हैं, 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर लो, 2 को 14 से मल्टीप्लाई कर लो, क्या हमारे पास बच जाएगा 42 इक्वल्स टू 14 इंटू एच बच जाएगा। अगर यहाँ से हमें एच कैलकुलेट करना है 14 डिवाइड में चला जाएगा ना, 42 डिवाइड बाई 14 इक्वल्स टू एच आ जाएगा। दिस इम्प्लॉय दैट एच इक्वल्स टू 3 हमारे पास ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया, ऐसे इन क्वेश्चन को करना होता है। अगर कहीं पे अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल होती हम ये जो फॉर्मूला वहाँ पे यूज़ करते हैं। सर्कल की बात करें, आपको सर्कल का एरिया पता है पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू क्या होती है, पाई की वैल्यू 22/7 होती है। ठीक है, अगर मान के चलो वो बोलते हैं कि सर्कल है, उसका जो रेडियस दिया वो 14 सेंटीमीटर या 7 दिया हुआ है। ठीक है, एक सर्कल है, उसका रेडियस को दिया 7 सेंटीमीटर, आप उसका एरिया निकाल के बताओ। आपका यूज़ करते हैं पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू लिख दी, आर का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर करना था, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, 154 सेंटीमीटर का पास आंसर आ जाएगा। ऐसे कर सकते हो। क्लियर हो गया, थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ मुझे पता है, बट फिर भी अब थोड़ा वीडियो को स्लो कर लेना और आराम से समझना, बिल्कुल बेसिक्स में कवर करवा रहा हूँ यहाँ पर। आगे चलते हैं, अगर हम सर्कमफ्रेंस की बात करें, जैसे यहाँ पे पैरामीटर चल रहा था ना, सर्कल केस में सर्कमफ्रेंस आ जाता है और सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2πr। एक क्वेश्चन लेके चलते हैं, जैसे यहाँ पर कहा हुआ है एक एरिया सर्कुलर फील्ड का, कोई सर्कुलर फील्ड है, उसका एरिया आपको दिया हुआ है 25 मीटर स्क्वायर, आपको एरिया दिया हुआ है। नहीं ठीक है, ये बेसिक से क्वेश्चन था, ये रहने दो आप फिलहाल। यहाँ पर क्या था कि जैसे आपको सर्कमफ्रेंस दिया हुआ था, जैसे मान के जो सर्कमफ्रेंस आपको कितनी दी हुई है, आपको सर्कमफ्रेंस दे दी 288 सेंटीमीटर, आपको सर्कमफ्रेंस दे दी। आपको बोलता है उसका रेडियस निकाल के बताओ, सर्कल का रेडियस कितना हो जाएगा। आप कैसे निकालोगे, आपको तो सर्कमफ्रेंस होता है 2πr, सर्कमफ्रेंस के 288 लिख दो इक्वल टू 2 इंटू पाई इंटू आर, बस ये आर ही तो कैलकुलेट करना था, बाकी कैलकुलेशन करनी थी, आपका आंसर यहाँ पे अपने आप हो जाना था। ठीक है, ऐसे करना था। आगे चलते थे, पैरेललोग्राम अगर आपको निकालना हो, आपको कहीं पे बेस दिया हुआ है और हाइट दी हुई है, आप पैरेललोग्राम का एरिया निकाल सकते हो। रोम्बस निकाल सकते हो 1/2 इंटू D1 इंटू D2। D1 क्या है, पहला डायगोनल, D2 है दूसरा डायगोनल। जब भी आपसे एरिया ऑफ रोम्बस पूछेगा ना, आपको 2 डायगोनल दिए होंगे, सिंपली दोनों डायगोनल को मल्टीप्लाई कर दो, उसका हाफ कर दो, रोम्बस का एरिया आ जाएगा। ये सारे के सारे फॉर्मूलाज आपको याद करने पड़ेंगे। ऐसे मेंसुरेशन को और डेप्थ में पढ़ाया गया आपको वीडियोज में, 4 वीडियोज मिलती मेंसुरेशन पे, बट इसको कुछ नहीं आता ना, उनके सब ये वाली वीडियोज आ रही हैं। क्यूब की बात करें, क्यूब का वॉल्यूम निकालना होगा तो फॉर्मूला क्या है, ए का क्यूब, मतलब साइड का क्यूब करोगे, जो भी साइड होगी उसको क्यूब निकालोगे तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकाल दोगे। सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है, 6 इंटू साइड का स्क्वायर। लेटरल सरफेस एरिया, इसे कर्व्ड सरफेस एरिया भी निकालते हैं, इसका फॉर्मूला क्या है, 4 इंटू साइड का स्क्वायर। ये होता है पूरी सरफेस का एरिया। ये क्या होता है, मतलब टॉप को और बॉटम को छोड़ दो, जो बाकी एरिया बचेगा ना, उसे लेटरल सरफेस एरिया फिर कर्व्ड सरफेस एरिया कहते हैं। एक एग्जांपल उसमें दिया हुआ है, एक क्यूब है, उसकी एज बोल लो, एज को ना साइड भी कहते हैं। ठीक है, उसकी एज कितनी दी है, 5 सेंटीमीटर दी हुई है। आपको बोला है कि उस क्यूब की वॉल्यूम निकाल के बताओ, तो वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, 5 का क्यूब कर देंगे, 125 आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास क्यूब की वॉल्यूम आ गई। अगर वो पूछता है कि सरफेस एरिया निकाल के बताओ, तो 6 सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है, 6 इंटू साइड का स्क्वायर। सरफेस एरिया कितना, आपको फॉर्मूला क्या है, सरफेस एरिया आपको पूछा था ना उसने, 6 इंटू 5 का स्क्वायर कर लो, आपको आंसर आ जाएगा। ऐसे कर सकते हो, बस मेन फंडा यही है, आपको फॉर्मूलाज पता होने चाहिए। क्यूबाइड की बात करें, आपको लेंथ भी दी है, विड्थ भी दी है, हाइट भी दी हुई है, आप क्यूबाइड के वॉल्यूम निकाल सकते हो। सिलेंडर की बात करें, पाई आर स्क्वायर एच इसका फॉर्मूला रहता है। जैसे अगर हम एक क्वेश्चन लेके चलते हैं, सिलेंडर वाला बेसिक सा क्वेश्चन, जैसे आपको दिया हुआ यहाँ पर सिलेंडर की बात करें, आपको आगे वॉल्यूम, एक सिलेंडर है, सिलेंडर उसकी वॉल्यूम दी है 448 पाई सेंटीमीटर क्यूब। एक सिलेंडर है, उसकी वॉल्यूम आपको इतने दी हुई है और आपको सिलेंडर की हाइट भी दी हुई है। आपको सिलेंडर की हाइट भी दी हुई है, आपको कह रहे हैं कि बताओ उसका रेडियस कितना हो जाएगा, उसका रेडियस कितना हो जाएगा वो आपको बताना है। आपको पता है कि सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम की जगह क्या आप लिखोगे, आप 448 पाई, ये किसके बराबर हो जाएगा, वॉल्यूम किसके बराबर होती है, पाई आर स्क्वायर एच के बराबर होती है ना। एच भी आपको दिया हुआ 7 सेंटीमीटर। ये पाई और ये पाई कैंसिल हो जाएंगे, बाकी कैलकुलेशन वगैरह करोगे आपके पास आर की वैल्यू भी आ जाएगी। वैसे स्फेयर की बात करें, 4/3 पाई आर क्यूब, स्फेयर की वॉल्यूम निकालनी है तो उसका फॉर्मूला रहता है। अगर आपको आर दिया होगा और आप आराम से वॉल्यूम वगैरह कैलकुलेट कर सकते हो। ये बेसिक सा 2D और 3D मेंसुरेशन का डेप्थ में पढ़ना चाहते हो तो वीडियोज़ हैं, वहाँ पे जाके और डेप्थ में दे सकते हो। ये शॉर्ट रिवीजन है, उनके लिए फिर से बता रहा हूँ, जो कुछ नहीं आता उनको एटलीस्ट इतना तो करना ही पड़ेगा। हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे स्टार्ट करें प्रॉब्लम ऑफ एजेस, इसके 3 अलग अलग तरह के क्वेश्चन से आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। बाकी फिर से बोलूँगा, ये प्रॉब्लम ऑफ एजेस ना यूट्यूब में जो हमारा चैनल है वहाँ पर भी एक ही वीडियो में सारा कंप्लीट करवाया हुआ है। आपको इंटरेस्टेड लगेगा तो जाके वो वाली वीडियो देख लेना।
रेशो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ राहुल एंड रश्मि इज 2:1। राहुल और रश्मि की बात कर रहे हैं, राहुल और रश्मि हैं, उनकी जो प्रेजेंट एज है उसकी रेशो कितनी दी हुई है, 2:1 की उनकी रेशो दी हुई है। द रेशो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 30 ईयर्स, 30 सालों के बाद जो उनकी एज की रेशो वो कितनी हो जाएगी, वो 7:6 हो जाएगी। आपसे पूछे कि बताओ राहुल की प्रेजेंट एज क्या है, वो आपसे ये पूछ रहा है। ये रेशो दी हुई थी अभी प्रेजेंट एज की, 30 साल के बाद ये रेशो हो जाएगी। आपसे पूछे कि बताओ प्रेजेंट एज क्या रहने वाली राहुल की, वो आपसे पूछ रहे हैं। अब दोनों रेशो का डिफरेंस कितना आ रहा है, 5 रेशो। इन दोनों का डिफरेंस कितना रहा है, 5 रेशो। क्लियर हो गया। ये जो 5 रेशो आपके पास आ रहा है, इसको किसके बराबर इक्वेट करना है, जो ईयर आपको गैप देते हैं ना, इसके बराबर इक्वेट कर देना है। जो 5 रेशो का डिफरेंस आ रहा था वो इस 30 के कारण आ रहा था। जो भी डिफरेंस आएगा ना उसको ये वाले ईयर से कंपेयर कर दो। 5 रेशो 30 के बराबर आ रही है, एक रेशो निकालूंगा 30, ये 5 डिवाइड में आ जाएगा। एक रेशो हमारे पास किसके बराबर हो जाएगी, जो एक रेशो है हमारे पास 6 के बराबर हो जाएगी। एक रेशो हमारे पास 6 के बराबर आ गई है। आपसे क्या पूछ रहा है कि प्रेजेंट एज ऑफ राहुल, राहुल की प्रेजेंट एज क्या होगी, राहुल की प्रेजेंट एज 2 रेशो है। अगर 1 रेशो 6 के बराबर है, 2 रेशो 12 के बराबर हो जाएगा ना, राहुल की प्रेजेंट एज 12 ईयर्स होगी। अगर रश्मि की प्रेजेंट एज पूछता तो रश्मि की प्रेजेंट एज 6 ईयर्स ही रहती, क्योंकि यहाँ पे 1 लिखा हुआ और 1 रेशो 6 के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ए इज 2 ईयर्स ओल्डर देन बी, ए जो है वो बी से 2 साल बड़ा है। एंड बी इज ट्वाइस एज ओल्ड एज सी, बी जो है वो सी का डबल है। कह रहे हैं कि सभी की एज का सम कर देंगे, अगर वो 27 आता है तो बताओ बी कितना, बी की एज कितनी, वो आपसे पूछ रहे हैं यहाँ पर। ए 2 साल बड़ा है बी से और बी जो सी का डबल है। सी किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा, हम सी माने थे सी की एज क्या है, एक्स ईयर्स। अगर सी एक्स ईयर्स है तो बी डबल था ना सी का, बी सी का डबल है तो बी 2x हो जाएगा। और ए जो है वो बी से 2 साल बड़ा है, बी से 2 साल बड़ा है। ये स्टेटमेंट समझ आ गई। सी की एज x मान ली, बी इसका डबल हो जाएगा और ए जो है वो इसे 2 साल बड़ा है, +2 कर दिया। अब लास्ट में क्या कहा था, तीनों की एज का सम करने के 27 आएगा, मतलब x + 2x + 2x + 2 27 के बराबर आ जाएगा। इसको सॉल्व करना, 2x 4x 5x, 5x + 2 27 के बराबर हो जाएगा। ये 2 यहाँ पे माइनस का चला जाएगा, ये 25 बन जाएगा। 5x अगर 25 के बराबर बन गया है तो x किसके बराबर हो जाएगा, x 5 के बराबर हो जाएगा। x तो 5 आ गया। आपसे पूछा b की एज क्या है, तो x की वजह पे सब्स्टिट्यूट कर दो, 2 × 5 कर दो, b की एज जो है 10 ईयर्स हो जाएगी। इतना आप सभी को क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं। एजेस ऑफ p एंड q आर इन द रेशियो 5:6। एज की अगर हम बात करें, p और q हैं, p और q हैं, उनकी एज की रेशियो क्या है, 5:6 है। अगर उनकी एज का सम 44 आ रहा है तो बताओ उनकी 8 साल के बाद एज की रेशियो क्या हो जाएगी। ऑब्वियस सी बात है, पी और क्यू की रेशियो ये दी हुई है, इन दोनों को ऐड कर लो, रेशियो को ऐड कर 11, सम कितना है 44, इसके बराबर इक्वेट कर देंगे। 11 रेशियो 44 के बराबर है, 1 रेशियो 44/11 के बराबर हो जाएगी, मतलब 1 रेशियो जो है वो 4 के बराबर हो जाएगी। अगर 1 रेशियो 4 के बराबर है, ये 5 रेशियो किसके बराबर हो जाएगी, 4 से मल्टीप्लाई कर लो। ये 6 रेशियो किसके बराबर हो जाएगी, 4 से मल्टीप्लाई कर लो। ये क्लियर हो गया। ये प्रेजेंट एज आ गई पी क्यू, ये प्रेजेंट एज आ गई क्यू की। आपसे पूछ रहे हो 8 सालों के बाद उनकी एज की रेशियो क्या होगी। 8 साल के बाद इसकी एज हो जाएगी 28, इसकी एज हो जाएगी 32। अब इसकी रेशियो निकालनी है, 4 को 7 से मल्टीप्लाई करो, 4 को 8 से मल्टीप्लाई करो, 7:8 इनकी एज की रेशियो हो जाएगी 8 साल के बाद। ये टॉपिक भी यहीं पे खत्म करते हैं, आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अब आगे हम चल रहे हैं टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस की तरफ। मैं डायरेक्टली क्वेश्चन आपको बोलूंगा, यहाँ पे लिखूंगा, कहा गया है ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 5 डेज। ए किसी काम को करने में 5 दिन लगाता है। और अगर हम बी की बात करें, बी कैन डू इट इन 6 डेज। ए किसी काम को करने में 5 दिन लगाता है और बी उसी काम को करने में 6 दिन लगाता है। ये क्लियर हो गया। कहा गया अगर दोनों मिलकर काम करना स्टार्ट करते तो काम कितने दिनों में खत्म करेंगे। ये 5 दिन लगा रहा है, ये 6 दिन लगा रहा है, दोनों मिलकर काम करेंगे तो कितने दिनों में काम खत्म करेंगे, आपसे वो पूछा गया है। आपको क्या करना होता है, जो भी नंबर दिए गए इनका एलसीएम निकालना होता है। मैंने एलसीएम निकालना सीख लिया, मुझे पता है इनको जो एलसीएम आएगा वो 30 आ जाएगा। ठीक है, यह गया एलसीएम। हमारे पास स्टेप बाय स्टेप देखना, कितने दिन लगा रहा है, कितने दिन लगा रहा है, जो भी टाइम लगा रहे हैं उसका एलसीएम निकाल दिया। अब ये एक दिन में कितना काम करता होगा, 30 को 5 से डिवाइड करना है, 6 आंसर हो जाएगा, हो गया एक दिन का काम। ये एक दिन में कितना काम करता होगा, 30 से 6 को डिवाइड करेंगे 5। अब इसको भूल जाओ, ये एक दिन में इतना काम करता है, ए बी एक दिन में इतना काम करता है। दोनों मिलके काम करना स्टार्ट करेंगे, दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे, 6 + 5 11 यूनिट का काम करेंगे एक दिन में। ए इतने दिनों में काम कर रहा था, बी इतने दिनों में काम कर रहा था, हमने टोटल काम निकाला, टोटल काम कितना आ गया 30, एलसीएम निकाल दिया।
ये एक दिन में कितना काम करता होगा, इसे डिवाइड कर दो, इसे ये डिवाइड कर दो। ये एक दिन में कितना काम करता होगा, इससे इसको डिवाइड कर दो। दोनों एक दिन में मिलकर काम करें, 11 दिन लगाएंगे, एक दिन में 11 यूनिट काम करते हैं। अगर टोटल पूछा गया टोटल कितने दिनों में काम खत्म करेंगे, 30 से इसको डिवाइड कर दो, 30/11 डेज में पूरा काम खत्म करेंगे। ये स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, और डिटेल में देख समझना तो वीडियो जाके देख लेना। यहाँ पर क्या है, ए इतने दिन लगा रहा है, बी इतने दिन लगा रहा है, दोनों कितना काम करते होंगे इसका एलसीएम निकाल लो। अब एक ही दिन का काम निकालना ना, इससे ये डिवाइड करो, एक दिन का काम आ जाएगा, इससे इसको डिवाइड करो, एक दिन का काम आ जाएगा। दोनों मिलके एक दिन में इतना काम करेंगे, टोटल कितने दिन लगाएंगे, इससे इसको डिवाइड करो। सारा खेल एलसीएम का है, आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा। इसमें एक टाइप का क्वेश्चन और आता है, जैसे कहा गया है, एक देखो M1D1/W1 इक्वल्स टू M2D2/W2, ये फॉर्मूला याद रखना। कहा गया 9 वुमेन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 19 डेज। 9 वुमेन है, वो किसी काम को खत्म करने में 19 दिन लगाते हैं। हम पहले M1 की बात करते हैं, 9 वुमेन है, किसी काम को खत्म करने में 19 दिन लगाते हैं। हम वो मानते हैं कि काम वो W काम करते हैं, उसको 19 दिन लगाते हैं खत्म करने में। कह रहा हाउ मेनी डेज, कितने दिन जो है वो 18 वुमेन लगाएंगी। अगर सेम काम, मतलब सेम काम अगर 18 वुमेन करते हैं तो वो कितने दिनों में काम खत्म करेंगे, आपको ये कैलकुलेट करना था। समझ गए, आपको ये पहले मैन वुमेन दिया हुआ था, डेज भी दिए हुए थे, वर्क आपने खुद एज्यूम कर लिया। आपको पूछ रहे कि 18 वुमेन अगर काम करना स्टार्ट करेंगी, कितने दिनों में काम खत्म करेंगे, ये फॉर्मूला यूज करना था। ये W कैंसिल हो जाएगा, सिंपली D2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी, आपको डेज मिल जाएंगे। ऐसे क्वेश्चन को खत्म कर सकते थे। जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिया गया है, कहा गया एक बस है, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड होता है डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। सिंपल सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, जब भी स्पीड कैलकुलेट करनी है, फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। कहा गया एक बस है, उसकी स्पीड दी हुई 37 km/h। एक बस जो इस स्पीड से चल रही है और पूछ रहा है कि बताओ 8 घंटे में, अगर 8 घंटे ये चलती है तो कितना डिस्टेंस वो कवर करेगी। एक बस की स्पीड दी हुई है और उसने कहा कि 8 घंटे वो बस लगातार चल रही है तो कितना डिस्टेंस कवर कर रही है। आपको पता है कि स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। स्पीड आपको दी है 37 इक्वल टू डिस्टेंस आपको बताना है, टाइम आपको दिया 8 आवर। इसका मतलब डिस्टेंस किसके बराबर हो जाएगा, ये यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको सॉल्व करो, आपको डिस्टेंस मिल जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहा गया 2 ट्रेन है, उनकी लेंथ दी है 160 मीटर। 2 ट्रेन है, उनकी लेंथ दी है 160 मीटर। और देखो स्पीड होता है डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। अगर इससे टाइम निकालना चाहूँगा तो टाइम का फॉर्मूला हो जाएगा डिस्टेंस पर यूनिट स्पीड, ये फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, अब 2 केस बता रहा हूँ, ध्यान से समझना। पहले केस में कहा गया है 2 ट्रेन है, पहली ट्रेन की लेंथ की बात करें, पहली ट्रेन की लेंथ कितनी है 160 मीटर, दूसरी ट्रेन की लेंथ कितनी है 180 मीटर। 2 ट्रेन है, उनकी लेंथ दी हुई है, एक ट्रेन की लेंथ इतनी है, दूसरी ट्रेन की लेंथ इतनी है। आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, वो कैसे मूव कर रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। एक की स्पीड जो है 9 मीटर पर सेकंड है, दूसरी ट्रेन की स्पीड कितनी है 8 मीटर पर सेकंड है। ये आपको दिया हुआ है, आपको बोल रहे कि बताओ कितना टाइम लगेगा इनको एक दूसरे को क्रॉस करने में। 2 ट्रेन है, दोनों की लेंथ दी हुई है, एक की स्पीड दी है, दूसरे की स्पीड भी दी हुई है। कह रहे हैं कि कितना टाइम लगेगा एक दूसरे को क्रॉस करने में। फॉर्मूला क्या है, टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम कैलकुलेट करना था, डिस्टेंस क्या करना है, दोनों जो लेंथ होती है ना इनको ऐड कर दो, 160 + 180, ये आ गया आपको डिस्टेंस, डिवाइड बाय स्पीड निकाल ली ना, स्पीड। अब 2 तरह की स्पीड दी हुई है, जब ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है दोनों स्पीड को ऐड कर लो, इसको सॉल्व करना है, आपके पास आंसर आ जाएगा। समझ गए, 2 ट्रेन है, दोनों की लेंथ को ऐड कर लो, डिस्टेंस आ गया, स्पीड भी दोनों की ऐड कर लो, स्पीड आ जाएगी। सेकंड केस की बात कर रहे हैं, कहा गया 2 ट्रेन है, पहली की लेंथ दी है 170 मीटर और दूसरी की लेंथ कितनी दी है 150 मीटर। 2 ट्रेन है, एक की लेंथ 170 है, एक की 150 है। एक की स्पीड दी है 24 मीटर पर सेकंड और दूसरे की स्पीड आपको दी हुई है 8 मीटर पर सेकंड। ठीक है, इनको सॉल्व करके आपने बताना है कमेंट सेक्शन में आंसर क्या आ जाएगा। बताओ कितना टाइम लगेगा इनको दूसरे को क्रॉस करने में। बट यहाँ पे कंडीशन क्या है, पहले क्वेश्चन में कहा था दोनों ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, यहाँ पर कहा है दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। पहले में था अपोजिट, यहाँ पर है सेम। फॉर्मूला यही है, टाइम डिस्टेंस कैसे करेंगे, दोनों की लेंथ को ऐड कर लेंगे, डिस्टेंस हमारे पास आ जाएगा। बट स्पीड इस बार क्या करना है, जब हमने क्या देखा, जब अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे थे हम स्पीड को ऐड कर रहे थे, यहाँ पे सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं ना, यहाँ पे स्पीड को माइनस कर देना, बस इतनी सी बात याद रखना। यहाँ से आपका टाइम कैलकुलेट हो जाएगा, टाइम आपको आंसर मिल जाएगा यहाँ पर। अब हम लास्ट टॉपिक देखते हैं, एवरेज वाला।
एवरेज के कुछ फॉर्मूलाज आपके सामने स्क्रीन में है, ये सभी के सभी फॉर्मूलाज याद कर लेना, एवरेज टॉपिक आपको खत्म हो जाएगा। जैसे फॉर्मूलाज को यूज कैसे करना है, एक क्वेश्चन आपको करवाता हूँ, आपको समझ आ जाएगा। जैसे कहा गया, बताओ एवरेज ऑफ फर्स्ट 60 नेचुरल नंबर, पहले 60 नेचुरल नंबर जो उनकी एवरेज निकाल के बताओ। ऐसे एवरेज होता क्या है, एवरेज होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जैसे आपको कहा क्या दिया, 1 2 3 3 नंबर हैं, इनकी एवरेज निकाल के बताओ। एवरेज कैसे निकालते हैं, इन सभी को सम कर देना है, डिवाइड बाय कितनी टर्म्स थी, 1 2 3 टर्म्स थी ना, ये कर देना है। 3 2 5 1 6 डिवाइड बाय 3, एवरेज आपके पास आ जाएगी 2। समझ गए हो। अब आपको इस 50 नंबर लिख दिए, वहां पर ऐसे थोड़ी कैलकुलेट करोगे, वहां पे फॉर्मूलाज यूज करोगे। जैसे यहाँ पर कहा गया है फर्स्ट 60 नेचुरल नंबर्स, मतलब 1 से लेकर 60 तक जाना है, इनकी एवरेज निकालनी है। इसका सिंपल सा फॉर्मूला रहता है, क्या रहता है, n+1/2 ना, n+1/2 से आप एवरेज निकाल सकते हो। n क्या आपके पास जो 60 नेचुरल नंबर है, 50 नेचुरल नंबर जो भी पूछा होगा वो n हो जाएगा, मतलब 60 + 1/2 कर दो, सिंपली आपको आंसर आ जाएगा। जैसे कहता है एवरेज ऑफ फर्स्ट 20 इवन नंबर, पहले 20 इवन नंबर की एवरेज निकाल के बताओ। फॉर्मूला क्या है, n+1, 20 + 1 करोगे 21 आंसर आ जाएगा। इस तरह से एवरेज निकाल सकते हो। इसी तरह से कई सारे फॉर्मूले आपके सामने स्क्रीन में, उनकी हेल्प से आप एवरेज वाले क्वेश्चन याद कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। बाकी ये था आज की वीडियो में। किसी भी तरह का डाउट रहा होगा वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता देना। थैंक यू, जय हिंद।